स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज बच्चों हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5 जो है वो होने वाला है। अब लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता ही दूं कि अगर आपको लेक्चर नंबर 5 समझना है तो लेक्चर नंबर 4 के बगैर ये 0 है। यार ये तो आपको कॉमन सेंस है कि सारे लेक्चर आपको पता होने चाहिए, तभी आपको लेक्चर नंबर 5 समझ में आएगा। लेकिन हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मतलब पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको देखो चीजें क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि अब इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसे हिस्से पे जा रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसी फील आएगी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो नहीं चल रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ तो हम लोग पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे तो ठीक है, फील आ रही थी कि एटम के अंदर शेल्स हैं, सब शेल हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है। जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, इसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा था कि भैया किसके बारे में पढ़ाई चल रही है। लेकिन अब आपको ऐसा सा लगेगा कि यार ये पढ़ाई क्या हो रही है। जैसे लास्ट क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी, तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको वो समझ में धीरे धीरे आएगा कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है। थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था कि रदरफोर्ड जी के मॉडल और नील्स बोर जी के मॉडल के बीच में उस दौरान, मैं टाइम के बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन दोनों के मॉडल के समय के बीच में आए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि रदरफोर्ड और नील्स बोर जी के मॉडल के बीच में कुछ चीजें पढ़नी बहुत जरूरी हैं, फिर जाके नील्स बोर जी का मॉडल ज्यादा बेहतर समझ आता है अगर हम बात करें ऐसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले वो आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, तो सबसे पहली बात तो मैक्सवेल प्लैंक जिन्होंने ये क्वांटम थ्योरी दी थी, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये जो थ्योरी पहली बात दी थी वो ब्लैक बॉडीज के लिए दी थी। आई होप आपको पता हो, ब्लैक बॉडीज वो होती हैं जो 100% एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब कर देती हैं। ऑल द ब्लैक बॉडी पे उतना फोकस नहीं है, फोकस ये है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे। पहला पॉइंट क्या दिया था, सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट क्वांटाइज्ड। अब हो सकता है आपके लिए ये एक नया वर्ड हो, क्वांटाइज्ड। इन्होंने ऐसा कहा, देखो यार एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको दूं, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं आपके ऊपर एक बाल्टी भर के पत्थर फेंक रहा हूं, तो आपके ऊपर जो पत्थर गिरेंगे, पहले एक पत्थर गिरा, फिर दूसरा गिरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पत्थर एक साथ गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आपके ऊपर जो एनर्जी आ रही है पत्थर के फॉर्म में, वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। पैकेट्स मतलब पहले एक पैकेट गिर रहा है, फिर दूसरा पैकेट गिर रहा है, फिर तीसरा पैकेट गिर रहा है, फिर चौथा पैकेट गिर रहा है, ऐसे करके पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आपके ऊपर गिर रही है। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर पानी गिरता हूँ थोड़ी सी 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, तो पानी आपके ऊपर कॉन्टिन्यूस गिरेगा। ऑल दो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो तो पानी भी H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखो। बट ठीक है, अगर आप पानी को ऐसे गिरते हो तो उस केस में क्या होता है कि भाई पानी आपको लगता है कॉन्टिन्यूस गिर रहा है, तो आप ऐसा मान लो, ऑल दो पानी भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो पानी भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में गिर रहा है। ठीक है, ओके। बट द पॉइंट इज कि जब एनर्जी आप देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रो, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, कॉस्मिक, ऐसे करके हमारे पास 8 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इनमें से जो जैसे एक्सरे है, जैसे गामा है, जैसे अल्ट्रावायलेट, जैसे विजिबल है, जैसे इंफ्रा है, इनमें से जो आपको दिखती है अपनी आंख से वो विजिबल होती है। आपको मैं दिख पा रहा हूँ, आपको अपनी मोबाइल, अगर आप मुझे मोबाइल में देख रहे हो तो आपको मैं अपने मोबाइल में से जो लाइट निकल रही है दिख रही है आपको। आप अगर मुझे लैपटॉप पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या टीवी पे देख रहे हो तो आपको मैं दिख रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में आप मुझे देख पा रहे हो। तो लाइट सबको दिखती है, लाइट ह्यूमन आई पे सेंसिटिव है, आप लाइट को देख सकते हो, लेकिन आप माइक्रोवेव को, आप रेडियो वेव्स को, आप अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं देख सकते हो।
तो इसलिए हम ज़्यादातर पढ़ाई जब करेंगे तो हम अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स की फॉर्म में नहीं करेंगे, हम विजिबल रेज की फॉर्म में करेंगे। लेकिन आप गलत मैसेज मत पाल लेना कि यार हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ विजिबल रेज के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विजिबल रेज के लिए नहीं है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आप अपने कमरे में ना कोई भी एक लाइट का सोर्स देखो, कोई ट्यूबलाइट देखो, तो उससे जो लाइट निकल रही होगी वो आपको कॉन्टिन्यूस नजर आएगी। उससे जो लाइट बाहर आ रही होगी दैट विल बी कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस नजर आ रही होगी, वो निकलते हुए नजर आ रही होगी। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यानी कि मैक्सवेल प्लैंक जी का कहना था कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है ना, विच मीन्स एनर्जी travel in the form of packets। एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, विच मीन्स एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है एंड ईच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम, जिसका प्लूरल होता है क्वांटा। एक होगा तो क्वांटम, एक से ज्यादा होगा तो क्वांटा। एंड इन केस ऑफ लाइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटॉन्स, और लाइट के केस में इसे हम फोटॉन्स भी कह देते हैं। यानी इसको ऐसा समझो कि अगर एक ट्यूबलाइट आपके पास है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि अगर हम एक ट्यूबलाइट से लाइट निकलती हुई इमेजिन करते थे तो ऐसे इमेजिन करते थे कि यार लाइट जो है वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली निकल रही होगी। बट इनका ऐसा कहना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉन्टिन्यूसली नहीं निकलती हैं, वो छोटे 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 पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है। और हर एक पैकेट को कहा जाता है फोटोन इन द केस ऑफ लाइट, और वी कैन ऑल्सो नेम इट एज क्वांटम इन द केस ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इवन इन द केस ऑफ लाइट ऑल्सो। लाइट के केस में आप इसे फोटोन या क्वांटा कुछ भी कह लो, बट फोटोन वर्ड सिर्फ लाइट के केस में यूज होगा, बाकी सबके केस में आपको क्वांटा या क्वांटम वर्ड ही जो है वो यूज करना रहेगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो क्वांटाइज्ड है, यानी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है। सेकेंड बात, एनर्जी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली proportional to frequency of electromagnetic wave। यानी जो एनर्जी है हर एक फोटोन की एनर्जी उसी की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी उसी की फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में थ्योरी इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ली, उसके बाद ये घोषणा की, उसके बाद ये बात की। बट इनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो उसी की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी। अब शायद आपको पता हो कि जो हमारी एक ना एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। अब बच्चा पूछता है क्या मुझे वो याद करनी है, तो मैं हमेशा से ये बताता आया हूँ बच्चों को ऑफलाइन में भी कि यार देखो ये डिपेंड करता है। अगर आप 12th में होते तो मैं बोलता आपको याद करनी है। 12th में ना एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, तो वहाँ तो आपको ये मेमोराइज करनी ही होगी, याद करनी होगी। बट अगर आप 11th क्लास में हैं तो कई स्कूल्स में ऐसा कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी आपको याद नहीं करनी है, हम आपको इसकी वैल्यू देंगे अगर एक न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में जरूरत है। बट कई टीचर ऐसे भी बोल देते हैं कि यार 12th में तो आपको ये याद करनी है तो क्यों ना अभी ही याद कर लो।
तो फिर वो याद भी करने को बोलता है। तो ये आपको अपने स्कूल से पूछना होगा। बट द थिंग इज कि अगर आप वो टेबल देखें तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अलग अलग फ्रीक्वेंसी वहाँ पे दे रखी है और वेवलेंथ भी दे रखी है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपको वहाँ दिख रहा होगा कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। रेडियो वेव्स की सॉरी कॉस्मिक रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि कॉस्मिक रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा सबसे हाई होती है। कॉस्मिक रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कहना था, पहला पॉइंट कहता है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्वांटाइज्ड है इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे पैकेट्स है। एंड सेकेंड, एनर्जी हर एक पैकेट की, हर एक फोटोन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब अगर मैं, आप सबको मैथ्स का नियम तो पता ही है कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाना चाहूँगा तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है h। ये कांस्टेंट मैंने लगा दिया h। अब यहाँ पे ये जो h है, ये जो h है, वेयर ये h जो है इसे हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो h है बच्चों, इस h का नाम हमने रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि ये मैक्सवेल प्लैंक जी ने दिया था तो इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छी बात यह है कि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है, और वो है 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 यूनिट भी है, बात करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है, विच इज 6.63 इंटू में 10 की पावर -34। अब सुनना ध्यान से, अगर एनर्जी की यूनिट जूल होती है, और याद करेंगे फ्रीक्वेंसी की 1/सेकेंड हर्ट्स भी होती है, लेकिन 1/सेकेंड भी होती है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल सेकेंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की ओवरऑल वैल्यू हो गई 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी आप इसे हवा, पानी, धूप, छांव, धरती, मार्स, जुपिटर, प्लूटो, दूसरी और गैलेक्सी कहीं पे भी जाके बात करें तो h की वैल्यू सेम रहेगी, विच इज 6.63 इंटू में 10 की पावर -34। तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया h न्यू। बट द पॉइंट इज ये एनर्जी एक फोटोन की आई है, ये एनर्जी एक फोटोन की आई है, यानी एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा कह लो या क्वांटम कह लो। अभी हम लोग फोटोन की बात नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी हर फोटोन की या हर क्वांटम की। यार देखो, मैं आपको फिर बोलूं, मेरे मुंह से कभी क्वांटम निकलेगा, कभी फोटोन निकलेगा, लेकिन आप समझ जाओ मतलब एक ही है। बस जब हम फोटोन बोल रहे हैं तो वी आर सेइंग लाइट की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम क्वांटम बोल रहे हैं तो हम किसी की भी बात कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि रेडियो वेव दे रखी होंगी और हो सकता है मेरे मुंह से फोटोन निकल जाए, बट आप समझ जाना हमारा कहने का मतलब क्या है। तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, हर एक क्वांटम की एनर्जी आ गई h न्यू। बट अगर मेरे पास इफ वी या इफ लाइट कंटेन्स रेडिएशन कंटेन्स n फोटोन्स, या अगेन क्वांटम, अगर रेडिएशन में n फोटोन्स हैं तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा NH न्यू। यार देखो, हर एक की एनर्जी कितनी थी h न्यू, हर एक की एनर्जी कितनी थी h न्यू, और अगर मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं तो एनर्जी हो जाएगी NH न्यू। तो आपको यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है, जिसके ऊपर NCERT में 5-10 क्वेश्चन तो बड़े आराम से मिल जाएंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का फॉर्मूला NH न्यू आ जाता है इफ वी हैव n नंबर ऑफ फोटोन्स, n नंबर ऑफ क्वांटा। बट इफ वी हैव 1 फोटोन और 1 क्वांटा, यानी कि एनर्जी मुझे हर एक फोटोन हर एक क्वांटा की निकालनी है, तो एनर्जी विल बी h न्यू, एनर्जी जो है h न्यू हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू NH न्यू आ जाएगा। अच्छा, ऑल्सो क्या अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि h न्यू की जगह मैं c/λ भी लिख सकता हूँ, मैं न्यू की जगह c/λ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा Nhc/λ, एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा Nhc/λ। तो ये न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। कभी कभार मुझे सीधा न्यू दे रखा होगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, कभी कभार मुझे वेवलेंथ दे रखा होगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही है, तो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि वो क्या करते हैं h इंटू में c, क्योंकि h की वैल्यू भी फिक्स्ड है, h की वैल्यू भी कांस्टेंट है 6.60 10 की -34। तो बच्चे क्या करते हैं कि h और c क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, उसको पहले से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को याद रख लेते हैं।
वो उसको पहले से ही मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को याद रख लेते हैं। इससे बस ये होता है कि उनका कैलकुलेशन के टाइम पे समय बच जाता है, कैलकुलेशन करते हुए टाइम बच जाता है। बट अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो ज़्यादा वैल्यूज़ याद नहीं रख सकते, क्योंकि आपको h की वैल्यू तो याद करनी ही है, आपको c की वैल्यू तो याद करनी है, फिर आप h इंटू सी की भी वैल्यू याद करो, तो अगर आप मेरे जैसे हो कि मैं ऐसा हूँ कि मैं ज़्यादा वैल्यूज़ याद नहीं रख सकता, तो फिर आपको नहीं करना है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप याद कर सको, आपकी कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाली बात है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स क्या हैं? हर एक ब्लैक बॉडी, वैसे इन्होंने ये थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए दी थी, लेकिन बाद में देखा गया कि ये हर एक रेडिएशन के लिए लगभग एप्लीकेबल है, तो इसलिए अभी हमने उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसको हर एक बॉडी के लिए लगाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको भी हम आज ही पढ़ेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। लेकिन इनके ऊपर कंबाइंड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इनके ऊपर कंबाइंड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है ना। आओ जरा बात करें। सबसे पहली बात तो बात करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तोड़ दो, इस वर्ड को अगर आप तोड़ दो, तो आपको फोटो मतलब यहाँ पे लाइट, एक्चुअली यहाँ पे लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, या आप बेसिकली कह लो इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब शायद आपको पता ही है कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक ऐसा मेटल लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होगा। हम एक ऐसा मेटल लेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। हम लोग ना थर्ड चैप्टर में बात करेंगे, जब हमें किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो ऑब्वियस सी बात है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। हम सब ने 10th में तो पढ़ रखा है, 9th में तो पढ़ रखा है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये तो हम सब ने पढ़ रखा है। लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है उससे एनर्जी आपको कम चाहिए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, आपको उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। समझो यार, मान लो मैं हूँ एक मेटल और मैं कहता हूँ यार मुझसे आप इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ले सकते हो। याद करेंगे 10th क्लास में, अल्कली मेटल हूँ, मैं फर्स्ट ग्रुप का हूँ, मैं सेकेंड ग्रुप का हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल हूँ, तो मेरा साइज बहुत बड़ा है, 10th में हम ये पढ़ चुके हैं। तो मुझसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी जॉब है, इसीलिए एनर्जी कम भी लगेगी, है ना। लेकिन अगर मैं हूँ कोई मान लो 17 ग्रुप का नॉन मेटल हूँ, या एक ऐसा मेटल भी हूँ जो कि 13 ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है, उस केस में मुझसे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज साइज छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से निकलेगा। एंड दैट विल बी डिफाइंड एज, मैं विल बी की बोल रहा हूँ बिकॉज अभी हम इसको यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे, हम थर्ड चैप्टर में डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अभी के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आप समझो ऐसी एनर्जी जो बस सिंपली मुझे एक मेटल को देनी है और उससे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक मेटल है जिसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। अभी के लिए आयनाइजेशन एनर्जी से आप ऐसा कह लो कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होना चाहिए। अभी ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट इज इजी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अभी आप ऐसा कह सकते हो। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम डिटेल में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल है। अब ऐसे मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं, वो भी नीचे वाले, जैसे कि पोटाशियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है, ये सब लोगों से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है। तो इनमें से हमने कोई मेटल ले लिया, ठीक है ना। इसी चैप्टर में एक सवाल भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कराने के लिए हम पोटाशियम,
सीजियम और फ्रांशियम जैसे मेटल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है। ये फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं 10th क्लास, इनका साइज बहुत बड़ा है। बट होने क्या वाला है, देखो हमने इतनी सारी बात कर रहे, लेकिन मेन टॉपिक पे तो अभी तक हम आए नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक बेंच पे एक लड़की बैठी हुई है, नो चेंज, एक बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ है। आपको उस लड़के को वहां से हटाना है, उठाना है, तो हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? कैसे आप उसको उठाओगे? पहला तरीका है कि आप उसका हाथ पकड़ के उसे खींच दोगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप उसके बेंच के नीचे आग लगा दोगे। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उसके बेंच से दूर एक ऐसी चीज रख दोगे जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, चाहे वो मोमोज हो। दिल्ली का अगर वो बच्चा, तो उसके आप दूर एक मोमोज की प्लेट रख दो, ऐसे भागता हुआ चला जाएगा ना बच्चों को। अगर वो दिल्ली का बच्चा है, मुझे नहीं पता बाकी शहर के बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के यहाँ के बच्चे हैं बच्चों, ये मोमोज को एक स्केड्यूल बना के खाते हैं बच्चों। जैसे MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दे ईट मोमोज, कि यार आज ग्रेवी वाले खाएंगे। TTS में दे ईट स्टीम्ड मोमोज, कि भैया आज तो TTS आज तो हम स्टीम्ड मोमोज खाएंगे। और संडे को ना संडे को ब्रेक नहीं होता है, संडे को ये दोनों प्लेट खाते हैं बच्चों। तो हमारे दिल्ली के बच्चे जो हमारे यहाँ पे मोमोज वाला, जो इलॉन मस्क क्या कमा रहा होगा बच्चों, जो मोमोज की रेडी वाला कमा रहा है हमारे दिल्ली में। तो अगर कोई दिल्ली का बच्चा और आपको उसे बेंच से उठाना है, तो आप उसको दूर एक मोमोज की रेडी रख दो। आपको किसी दिल्ली के बच्चे को अगर किडनैप करना है ना, किडनैप, तो आप गाड़ी पे लिख दो फ्री मोमोज इनसाइड, और बस वो अपने आप गाड़ी में आ जाएगा बच्चों, और वो आप उससे फिर कहीं भी ले जाओ। तो ये दिल्ली के बच्चों का हाल है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही हाल है मोमोज का, और अगर आप दिल्ली के हैं तो क्या आप मोमोज नहीं खाते हैं? क्योंकि मैं ऐसे दिल्ली के बच्चों से मिलना चाहूंगा पर्सनली। मैं उन्हें नोबेल प्राइज का पुरस्कार देना चाहूंगा जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन वो मोमोज नहीं खाते। क्या बेकार की बात है। चलो बच्चों, लेकिन मैंने आपसे एग्जांपल ने काम से पूछा है। क्या काम से पूछा है? क्योंकि जैसे आप उस लड़के को उस बेंच से निकालने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, बिजली का झटका भी दे सकते हैं, है ना। ऐसे ही एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, लाइट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि H हर्ट्ज, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्सवेल प्लैंक्स ने दी थी। मैक्सवेल प्लैंक बहुत ही महान आदमी है, आप जानते भी नहीं है इन्होंने दुनिया में और क्या क्या किया है। इसके अलावा वो आप जीवन में धीरे धीरे जानोगे। और ऐसे ही H हर्ट्ज, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। और अभी हम आज ही अगले लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे, आज ही देख लेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने भी अपनी कुछ टिप्पणी, कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। बट इन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर हम कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर गिरते हैं जिसकी E एनर्जी है, और वो एनर्जी अगर सफिशिएंट है, वो एनर्जी अगर उस एनर्जी से ज्यादा है जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी रिक्वायर 500 जूल्स, मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 500 जूल एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर 600 जूल एनर्जी लेके आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरेंगी, यहाँ से एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी एक इक्वेशन के बारे में अगर बात करें, ध्यान सुनना, एक कम से कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसको हम थर्ड चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में। लेकिन फिजिक्स की भाषा में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की भाषा में अगर बात करें तो वो कम से कम एनर्जी कहलाई जाती है वर्क फंक्शन। कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, इस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। कम से कम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, यहां पे कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। अब मान लेते हैं, भाई मैं मैथ्स के हिसाब से बात करूं तो मैं इसको हटा दूंगा, मान लेते हैं वो एनर्जी 500 जूल है,
लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने कुछ दे दी, मान लो वो एनर्जी आपने दे दी 600 जूल। यार ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देनी होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मान लो वो एनर्जी है 600 जूल। अब 600 जूल एनर्जी आपने इसको दे दी, लेकिन इसको चाहिए 500 ही थी, तो क्या ऐसा कहना ठीक है बाकी बची हुई 100 जूल एनर्जी, ये 100 जूल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बच्चे को बेंच से उठाने के लिए आपको 500 जूल चाहिए थी, आपने 600 दे दी, तो बची हुई 100 उसको ऊपर उड़ा देगी ना, तो वो 100 जूल विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास कि कितनी एनर्जी हमने उसको दी है, इसको हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे हैं, और वर्क फंक्शन प्लस में हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस में हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग ई से दिखाते हैं, वर्क फंक्शन को हम लोग डब्ल्यू नॉट से दिखाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के ई से दिखाते हैं। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस में हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसके ऊपर न्यूमेरिकल है। E क्या है, एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने मारी है। वर्क फंक्शन क्या है, डब्ल्यू नॉट जो कम से कम एनर्जी चाहिए टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एंड के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये है जिसके ऊपर भाई साहब आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या मैं एनर्जी को NH न्यू लिख सकता हूं? आंसर इज यस। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी, और वर्क फंक्शन को मैं लिख देता हूं NH न्यू नॉट, और वर्क फंक्शन को मैं लिख रहा हूं NH न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है बच्चों, ये अगर डब्ल्यू नॉट है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे हम डब्ल्यू नॉट को वर्क फंक्शन बोलते हैं, ऐसे हम न्यू नॉट को भी बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। चाहे ये जो न्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं पहली बात तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये होता क्या है, ये होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। एक कितनी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है, इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो या कैसे भी कर लो इधर ले आओ, तो NH न्यू माइनस NH न्यू नॉट, और इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी अगर मैं NH कॉमन ले लेता हूं तो न्यू माइनस न्यू नॉट मेरे पास आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर एक फोटोन की बात हो रही है, मान लो हम एक ही फोटोन की बात कर रहे हैं, तो H न्यू माइनस न्यू नॉट, जो भी समझ लो आप, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं एक फोटोन के लिए, और एक से ज्यादा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला तो इस्तेमाल हो ही रहा है। ठीक है जी, ओके जी। तो कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटोन्स को ऊपर उतना ध्यान ना देते हुए अगर आप इस पर ध्यान दो कि मैं एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, विच इज नोन एज वर्क फंक्शन, और अगर मैं उससे ज्यादा एनर्जी दे देता हूं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, डन है। लेकिन सवाल अब उठता है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन सवाल अब उठता है कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछते हैं, यहां पे मैं अगर बनाऊं फ्रीक्वेंसी और यहां पे मैं बनाऊं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो बताओ एक ग्राफ कैसा बनेगा। चलो ऐसा किया, तुम्हें एक मिनट ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड दे दिए। 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा होते हैं, 30 सेकंड दे दिए सोचने के लिए बच्चों कि कितनी क्या ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी है और ये काइनेटिक एनर्जी है।
जल्दी से बता दीजिए ग्राफ कैसा बनेगा खटैक से। सोच लिया? बहुत सिंपल सा ग्राफ है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। चलो आओ, सिर्फ इतना बताओ। देखो ऊपर आप चाहो तो इक्वेशन की मदद से भी इसका आंसर दे सकते हो, बट हम बिना इक्वेशन की मदद से भी इसका आंसर दे सकते हैं, कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। कैसे? फ्रीक्वेंसी, मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है जब तक आप इसे 50 हर्ट्ज नहीं दोगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा। जब तक आप इसे 50 हर्ट्ज नहीं दोगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा। अब अगर मैं इसको, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये तो फिक्स्ड है, अब जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है जो मैं इसको दूंगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब मान लो वो मैं इसको 10 हर्ट्ज देता हूं, मैं इसको 20 देता हूं, मैं इसको 30 देता हूं, मैं इसको 40 देता हूं, मैं इसको 49 भी देता हूं या इवन 50 भी देता हूं, क्योंकि 50 से तो ऊपर देनी है ना। तो इन सारी फ्रीक्वेंसीज पे देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन सारी फ्रीक्वेंसीज पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। कब तक? जब तक मैं न्यू नॉट तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन जैसे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को 51 कर दूंगा, 52, 53, जैसे जैसे अब फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो शुरुआत में ग्राफ विल प्रोवाइड नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। बट एक सर्टेन, जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसको पार करूंगा उस केस के बाद मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट जो है बच्चों वो हो जाएगा। तो उस प्रकार से आपने ये ग्राफ प्लॉट किया होगा। अब अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है, सोच समझ के किया है और कहीं से देखा नहीं है और मन में ये आपके आंसर आया था, तो आप बहुत ज़्यादा हायर थिंकिंग वाले बंदे हो। और अगर आपके मन में ये ग्राफ नहीं आया था या इससे मिलता जुलता भी आया था या ऐसे स्ट्रेट लाइन भी आई थी तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके मन में कुछ भी नहीं आया था तो प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं आया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन आइंस्टाइन जी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या कहना था। यानी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, जो कि आप सब जानते हैं बहुत महान आदमी हैं, इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक बहुत अलग टिप्पणी थी। देखो एक सिंपल सी एक बात करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि हर एक कंसेप्ट को ना अलग अलग नजरिए से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है, आपको पता होगा धरती के अंदर, धरती की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब आज तक कोई एग्जैक्ट थियरी नहीं आई है हमारे पास, इसके ऊपर अलग अलग थियरीज हैं इस दुनिया में। एक कहती है अर्थ के बाहर, हम 12th में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक कहती है अर्थ के बाहर की है, एक कहती है ये अर्थ के अंदर जो कोर है, मैग्मा है, उसकी वजह से है, एक कहते हैं धरती पे बहुत सारी जगह पे समुद्र वगैरह में आयंस हैं ये उसकी वजह से। मतलब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं इस दुनिया में। ठीक, लेकिन तीनों ही सही लगती हैं जब उनको पढ़ा जाता है तो, क्योंकि तीनों अलग अलग सोच आपके दिमाग में डाल देती हैं। अगर मैं आपको, यार देखो एक सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि मैं आपको अगर 1 किलो क्ले दे दूं, 1 kg क्ले दे दूं और मैं बोलूं उससे आप कुछ बनाएं, तो 3 लोगों को अलग अलग कमरे में रख दिया और 1-1 किलो क्ले दे दिया और मैंने कहा उससे कुछ बना के लाओ, तो वो तीनों सेम चीज तो नहीं बनाएंगे। वो डिपेंड करता है उनके दिनचर्या पे। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है अगर कोई बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कार्स का शौकीन है या कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, हो सकता है वो कोई गाड़ी बना दे, कोई मैकेनिक है या किसी कार के शोरूम में काम करता है या उसका एक ड्रीम है, तो वो रोज उसको, तो हो सकता है वो उस क्ले से कार बना दे। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई लड़की है और उसको मान लो कोई ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो हो सकता है वो उससे कोई ड्रेस या डॉल बना दे, कोई फ्रॉक बना दे। और ऐसे किसी को अगर बहुत ज्यादा क्रिकेट पसंद है तो हो सकता है वो उससे एक बैट बना दे, विकेट्स बना दे, बॉल बना दे। तो हर एक इंसान का जो थॉट प्रोसेस होता है वो अलग होता है। अब तीनों बच्चों ने कुछ ना कुछ बनाया और कुछ भी गलत नहीं है।
अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का थॉट प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके अलग था। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब गिर रही हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो रहा है, वो तो हो रहा है, वो तो हम साबित कर चुके हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का, इसके ऊपर मैं कुछ लिख नहीं रहा, बोल दूंगा, आपको कुछ लिखना हो लिख देना, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऊपर व्यू अलग था। एच हर्ट्ज जी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सिंपल ये बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आइंस्टाइन जी ने इसी बात को इस तरीके से बोला कि ऐसा नहीं है कि एच हर्ट्ज जी ने कुछ गलत कहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पे गिरती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास क्वांटा होते हैं, फोटोन्स होते हैं कि नहीं होते? चलो लाइट की बात कर लेते हैं। यहां जब लाइट गिरती है किसी मेटल के सरफेस पे तो लाइट के पास फोटोन्स होते हैं, एंड दीज फोटोन्स एक्चुअली कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स, और ये फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं और टकरा के एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई अभी भी वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिर रही हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, बट नजरिया जो है वो बदल गया है। अब हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास छोटे छोटे फोटोन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, पैकेट्स हैं, और वो आ रहे होंगे, आके वो टकरा रहे होंगे किस पे? अच्छा इलेक्ट्रॉन्स पर टकरा रहे होंगे। और जैसे कि हम पूल खेलते हैं, जैसे कि हम कंचे खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है अच्छा वो इजेक्ट हो रहे होंगे। एक बात और गलत फहमी मत पालिएगा, मैंने ये नहीं बोला, आइंस्टाइन जी ने ये नहीं बोला कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 50 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या एक फोटोन से 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि फोटोन्स आएंगे, टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला कि जितने ज्यादा फोटोन्स होंगे, फोटोन्स का मतलब होता है इंटेंसिटी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर चाहे लिखते रहो, फोटोन्स का मतलब होता है इंटेंसिटी। जितने ज्यादा फोटोन्स बढ़ेंगे इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, या जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी फोटोन्स उतने ज्यादा होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अपने फोन की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहे हो तो उससे उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स चेंज हो रहे हैं। तो फोटोन डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी की लाइट है तो उसमें फोटोन ज्यादा होंगे, और फोटोन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा इजेक्ट होंगे। तो पहले उन्होंने बात कही अपने 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 सोच से, अपने व्यू से, कि फोटोन्स आते हैं, टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। जितने ज्यादा फोटोन्स होंगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि देयर इज नो टाइम गैप, इसको आप अच्छे से समझ पाओगे आफ्टर 12th कॉलेज में, इसकी एक डेरिवेशन भी है। लेकिन इन्होंने कहा देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द कोलिजन एंड द इजेक्शन, यानी जब फोटोन्स टकराते हैं तो कोई टाइम गैप नहीं होता, जैसे वो टकराते हैं उसी दौरान एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स जो एनर्जी ट्रांसफर है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन वो इतना रैपिड है कि उनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। यानी फोटोन्स जैसे ही टकराते हैं इलेक्ट्रॉन पे, देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन, उसी समय इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप चाहो तो 2 पॉइंट कहीं पे भी लिख सकते हैं आइंस्टाइन जी के, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है। आइंस्टाइन जी ने बस एक व्यू दिया अपना कि यार ऐसे होता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने अपना बस एक सोच दे दी कि भैया ऐसे ऐसे करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता होगा। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात तो आप सबको रक्षाबंधन आने वाला है, कल है, और अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हो तो कल है, और हमारा 15 अगस्त भी है, तो इन दोनों की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इन छुट्टियों पे लेक्चर डालें ना डालें पता नहीं, बात कर लेंगे टीम से, क्योंकि अब रक्षाबंधन वाले दिन कौन ही पढ़ाई करेगा? करोगे क्या? मुझे नहीं लगता करोगे, हो सकता है कुछ कर लें, बट पिछला रिवाइज कर लेना। रक्षाबंधन वाले दिन लेक्चर पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, टीम डिसाइड कर लेगी। सेकेंड बात यह है बच्चों कि यार देखो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई तो करते जा रहे हैं, वीडियोस तो आती जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मतलब कमेंट्स से मेरा कहने का मतलब है, जब एक बच्चा पढ़ता है उसको डाउट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, पर आपके मैं ज़्यादातर कमेंट्स देख रहा हूँ यही आ रहे हैं कि सर ये करा दो, सर वो करा दो, सर फलाना करा दो, ढमकाना करा दो, लेकिन ये कोई सवाल नहीं आ रहा है कि डाउट क्या है।
मैं रोज देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, सोचता हूँ कि आज मैं जाऊंगा और देखता हूँ कि क्या डाउट्स आए हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे, बट है नहीं। आप जाके चेक कर लो पिछली वीडियोस पे, डाउट ही नहीं है। सिर्फ ये पूछिए, ये बता रहे हो आपकी सर ये करा दो, सर वो करा दो, सर अगला चैप्टर करा दो, सर हफ्ते में 4 लेक्चर ले लो, सर 5 लेक्चर ले लो, बस पढ़ा दो। हम नहीं पढ़ेंगे भाई, हम नहीं पढ़ेंगे, आप ही पढ़ाते रहो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो ऐसे नहीं चलता यार। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, डाउट, क्योंकि आप इतनी मुश्किल कंसेप्ट पढ़ रहे हो और आपको डाउट नहीं आ रहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बहुत जल्द एक डाउट सेशन लाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट्स के को निकाल के डाउट्स लूंगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, ये बात ध्यान रखिए, ताकि एक डाउट सेशन भी आपका यहाँ पे ले लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जहाँ पे हम लोग इसके ऊपर 1-2 कुछ न्यूमेरिकल्स करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे, और फिर नील्स बोर जी की लिमिटेशंस पे। आप कह सकते हो कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम भी उसी में आ जाएगा और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।